स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि क्लास 10th का है। एक ही वीडियो में पूरा लेसन खत्म करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, कम आएगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग पूरा लेसन 1 को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। आप लोग को एक बात हम बता दें कि एग्जाम में बहुत ही कम टाइम है। दिल लगा के पढ़िए, फैमिली का पर आपको बहुत ही उम्मीद है। उम्मीद पर रहिएगा बाबू। आज मेहनत कीजिएगा तो कल इसका रंग लाएगा। मेहनत करते रहिए, ठीक है, और हारिए मत, ठीक है। एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले जान लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, अभिकारक एवं प्रतिफल के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, और एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, और दहन एवं ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे, और मोमबत्ती के ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। तो एक ही वीडियो में बाबू हम लोग इतना पूरा ये जो भी टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो आप लोग लाइन बाय लाइन देखते चलिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो पूरा दिल लगा के समझिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप कहिएगा सर जी तो आप केवल रटवा रहे हैं। नहीं बाबू, रटवा नहीं रहे हैं, समझाएंगे अभी। यानी देखिए, जैसे हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जब दो पदार्थ मिलेगा ना, आज जो नया पदार्थ बनेगा उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हम हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को चुट्टा को मिला देंगे, दोनों एक नंबर का चोर है, ये दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोराइड बनेगा, ठीक है। अब बोलिएगा कि भैया दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, दो क्लोरीन यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे? दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन कर देंगे, संतुलित कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। जैसे हम आपको बताएंगे चावल, क्या बोलेंगे बाबू? चावल, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं? पानी। चावल और पानी को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है बाबू? भात बनता है, भात, ठीक है। यानी जब चावल और पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है? भात बनता है। समझ में आ गया होगा कि चावल और पानी यानी दो चीज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हम लोग का भात बनेगा। यानी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं हम लोग, किया समझिए। इसके आगे आएंगे अभिकारक एवं प्रतिफल, ठीक है। अभिकारक एवं प्रतिफल, तो चलिए बताते हैं अभिकारक एवं प्रतिफल किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले उसे अभिकारक कहते हैं। यानी जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले उसे अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बने उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे बोलेंगे हम H2 प्लस Cl2, आई क्या होगा? 2HCl। इन देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, हम कहें हाइड्रोजन को लाओ और क्लोरीन को लाओ और अभिक्रिया कराओ, तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले, तो बताओ ये दो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अभी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का हो रहा है? अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक, ठीक है। अब बताइए जो पदार्थ नया बने, बताइए ये दोनों मिला है तो नया पदार्थ का बना है? हाइड्रोक्लोराइड का बना है, हाइड्रोक्लोराइड। तो ये क्या हो गया बाबू? प्रतिफल हो गया। बोलिए कितना इजी है? बहुत इजी है। लाइन में देखिएगा, यानी जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले उसे अभिकारक, या हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया में भाग लिया है तो अभिकारक हो गया, और जो नया पदार्थ बने उसे क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं 3 नंबर। अब यहाँ पे बता रहे हैं आपको ये 3 नंबर पॉइंट। 2 नंबर तो ये आप क्लियर कर दिए, अभिकारक एवं प्रतिफल। जो अभिक्रिया में भाग लेगा अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनेगा उसको प्रतिफल कहेंगे, ठीक है। प्रतिफल को बाबू उत्पाद भी कहते हैं, याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं आइए बताते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे जब हम अभिक्रिया कराते हैं बाबू, अभिक्रिया यानी जब दो पदार्थ को आपस में मिलाएंगे ना, तो मिलाने के फलस्वरूप अगर गैस निकलेगा, क्या निकलेगा? गैस। दो पदार्थ को आपस में अभिक्रिया कराएंगे ना, तो अभी जान लीजिए कि प्रतिफल में अगर गैस निकलेगा, गैस की उत्पत्ति होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया है। इसका क्या है? एक विशेषता है। जैसे हम बोलेंगे दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। यानी जब हम लोग किसका अभिक्रिया कराते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है दानेदार जस्ता, तो यहाँ पर लिख दीजिए दानेदार जस्ता की अभिक्रिया किससे कराते हैं? बोलेंगे कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। बस में ना, अम्ल के साथ कराते हैं। यानी दानेदार जस्ता की अभिक्रिया जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? वो कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। यानी हाइड्रोजन गैस का होता है? निकलता है। ठीक है, गैस बनता है। इस तरह कर दीजिएगा, समझ में आता होगा। ठीक है, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो बताइए क्या बोले? गैस की उत्पत्ति, यानी जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेगा तो अगर गैस निकलेगा तो ये रासायनिक अभिक्रिया के क्या है? एक विशेषताएं है का बनना, कुछ अवक्षेप का बनना। यानी रासायनिक अभिक्रिया की एक और विशेषताएं क्या है कि प्रतिफल में क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। यानी कुछ अवक्षेप अभिक्रिया के फलस्वरूप नीचे बनता है। यानी अभिक्रिया कराने के बाद कुछ अवक्षेप का बनता है? नीचे जमा होता है। अवक्षेप यानी कंकर जैसा एकदम छोटा छोटा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के विलयन में, यानी सोडियम क्लोराइड के विलयन में, यानी NaCl के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन को डालने पर दही जैसा अवक्षेप बनता है। तो बताइए जब दो चीज को हम डालेंगे, यानी सिल्वर क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो क्या बनेगा? प्रतिफल में बाबू दही जैसा अवक्षेप बनेगा। यानी क्या बनेगा? अवक्षेप का बनना, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बनता है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं है। रंग में परिवर्तन, तीसरा का बोलिएगा? रंग में परिवर्तन। अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। जैसे बोलेंगे पोटेशियम परामैग्नेट के बैगनी रंग के विलयन में बैगनी रंग को थोड़ा नींबू का रस निचोड़ने पर क्या होता है? विलयन को बैगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। बताइए रंग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धीरे धीरे गायब हो रहा है। यानी जब दो चीज मिल रहा है, क्या दो चीज? पोटेशियम परामैग्नेट, ठीक है, और बैगनी रंग के विलयन में हम जब बैगनी रंग को डालते हैं, तो बैगनी रंग दो पदार्थ को डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हम लोग का क्या हो रहा है कि बैगनी रंग धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो ये क्या हो गया? रंग में परिवर्तन। तो पहला में क्या बताते हैं? गैस में परिवर्तन। दूसरा में क्या बताएं? अवक्षेप में परिवर्तन। और तीसरा में क्या बताएं? रंग में परिवर्तन। अब इसमें आएंगे चौथा में ताप में परिवर्तन, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। अब देखिए जब काली चूना के एक ढेले पर हम जल गिराते हैं, यानी काली चूना हो गया। अब काली चूना पर क्या गिराएंगे? जल गिराएंगे। जल तो गिराते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। जब ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तो पागलों रहेगा, कमजोरों रहेगा, तो समझ लेगा कि ताप का बात हो रहा है। क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है? ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है बाबू। अब चलिए इसके बाद 5 नंबर, अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे मोमबत्ती के जलाने पर ठोस मोम द्रव और एवं गैस में परिवर्तन। ये मान लीजिए मोमबत्ती हो गया, क्या हो गया? मोमबत्ती। अब मोमबत्ती को जब हम जलाएंगे तो मोमबत्ती जलेगा तो क्या पहले जो था वही होगा, अब इसका लंबाई का होगा? परिवर्तन हो जाएगा, अभी छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी मोम पिघलेगा और क्या होगा? गैस में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी पहले बड़ा था, अब क्या हो गया? छोटा हो गया। तो अभी हम कहाँ पर हैं? पहला में पढ़े गैस में परिवर्तन, दूसरा में पढ़े अवक्षेप में परिवर्तन, तीसरा में पढ़े रंग में परिवर्तन, चौथा में पढ़े ताप में परिवर्तन, और पांचवा में पढ़े अवस्था में परिवर्तन। यानी रासायनिक अभिक्रिया की ये 5 गो का है विशेषताएं हैं। ये सब 5 का होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। इसको लिख लीजिएगा, बहुत बार ये सब एग्जाम में पूछा गया है। हम लोग 3 नंबर भी ये वाला हम लोग क्लियर कर लिए लोग कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है। अभिकारक और प्रतिफल तो क्लियर कर ही लिए थे लोग, और रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये भी क्लियर कर लिए लोग। अब देखिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो कितने प्रकार का होता है और कौन कौन होता है, इसके बारे में जानेंगे लोग। जैसे 1 नंबर क्या है? संयोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो आइए बताते हैं संयोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में।
जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी दो को पदार्थ रहे या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, तो संयोजन यानी क्या, मिल रहा है और मिल रहा है। जैसे कार्बन किसके साथ मिल रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है। कार्बन किसके साथ मिल रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है। तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी दो को पदार्थ, मान लीजिए कि हम कार्बन ऑक्सीजन को ढक दिए तो क्या बन रहा है, बताइए, कार्बन। तो कार्बन से कुछ बनेगा, कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा। कार्बन के साथ एक चीज को मिलाना पड़ेगा। क्या मिला रहे हैं, ऑक्सीजन। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो बाबू क्या बनेगा, अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अभिक्रिया क्या है ये क्लियर कर दिए। दूसरा नंबर में क्या है, योजन या अपघटन अभिक्रिया। देखिए बताते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें बड़ा यौगिक छोटे छोटे यौगिक में टूटता है उसे योजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यदि मान लीजिए आपको बताने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, मान लीजिए बड़ा सा कोई पत्थर है और इस पत्थर को जब हम तोड़ेंगे तो छोटा 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 में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। यानी जब कोई बड़ा पत्थर को जब तोड़ते हैं तो छोटा छोटा क्या होता है, भाग में टूट जाता है। ठीक है, उसी तरह का आप कहेंगे इसके अंदर समझाने के लिए उसका यूज किए हैं। ठीक है, तो उसी तरह क्या कहेंगे, CaCO3 को जब हम तोड़ेंगे तो CaO अलग हो जाएगा और CO2 का होगा कि बाहर निकल जाएगा। तीर का चिन्ह का कह रहा है कि बाहर निकल रहा है, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, बस मेरा ना तो बोलेंगे जब कोई बड़ा यौगिक छोटे छोटे यौगिक में टूट जाता है तो बताइए यौगिक है कि नहीं है। दो से अधिक रहेगा तो क्या कहेंगे, यौगिक है। यानी CaO इन दो से क्या है, अधिक है। ऑक्सीजन है और क्या है, Ca है। यानी दोनों मिला है तो क्या बना है, एक यौगिक बना है। O है, O2 है, दो को मिला है तो क्या बना है, यौगिक बना है। यानी जब कोई बड़ा यौगिक, ये बड़ा है कि नहीं है, ये बड़ा यौगिक छोटे छोटे यौगिक में टूट जाता है तो छोटा छोटा में टूट गया तो इसको हम क्या कहेंगे, योजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ये भी समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं हम लोग। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, यानी विद्युत यानी धारा प्रवाह होगा, अपघटन यानी टूटेगा, अभिक्रिया यानी अभिक्रिया होगा, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ रहेगा। तो देखिए रटिएगा तो बाबू भुला जाइएगा, अगर समझिएगा तो कभी नहीं भुलाइएगा। ठीक है, तो आइए बताते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराने के फलस्वरूप जलीय विलयन में यौगिक टूटते हैं। ठीक है, जलीय विलयन का होता है यौगिक टूटते हैं, यानी धारा प्रवाह कराएंगे और धारा प्रवाह कराने के फलस्वरूप क्या होता है, यौगिक क्या होता है, टूटता है। जैसे मान लीजिए पानी है और पानी में क्या है, NaCl है, NaCl है। और जब ये पानी में डालेंगे और धारा प्रवाह कराएंगे तो Na पे प्लस हो जाता है और Cl पर क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये किस में होता है, तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया में होता है। ये क्या होता है, Na प्लस Cl माइनस, यानी कि जलीय विलयन में क्या होता है, NaCl टूटता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी विद्युत ऊर्जा यानी धारा किस में हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी विद्युत अपघटन अभिक्रिया हम यही जानेंगे कि क्या होगा, विद्युत यानी धारा प्रवाह होगा, अपघटन यानी टूटेगा दो भाग में, अभिक्रिया यानी क्या, दो या दो से अधिक पदार्थ होगा। तो बताइए ना, NaCl, तो Na अलग है और Ca अलग है, तो दो से अकेले है, दो है कि नहीं है, दो या दो से अधिक पदार्थ यानी अभिक्रिया हो रहा है। तो बोलिए 3 नंबर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग अभी क्या पढ़े, हम लोग पढ़े संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। अब इसके आगे देखिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया और उभय विस्थापन अभिक्रिया, 4 और 5। चलिए बता, एकल विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित होती है। यानी जो परमाणु है ना वो दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित होगा। यानी इसमें हम क्या जानेंगे, एकल यानी क्या होगा, एकल यानी एक, विस्थापित यानी विस्थापित होगा यानी अलग होगा। यानी एक जो एक होगा वो क्या होगा, अलग होगा अभिक्रिया में। यानी जो एक जो होगा ना परमाणु या परमाणु के समूह वो क्या होगा, अलग होगा अभिक्रिया में। इसको इसी से समझिए, एकल यानी एक, विस्थापित होगा यानी अलग होगा अभिक्रिया में, यानी एक परमाणु या परमाणु के समूह अलग होगा अभिक्रिया में। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। जैसे FeCuSO4, FeCuSO4 ये दोनों का अभिक्रिया कराएंगे, दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें देखिए कोई चेंजिंग लग रहा है। देखिए Cu का कह रहा है कि देखिए जी हम हट जाएंगे। ठीक है, क्या कहेगा, Cu का हो गया अपना अलग हो जाएगा, अलग, यानी दोनों दोस्त है। CuSO4 का है, दोनों दोस्त है। तो क्या हो रहा है, Cu का कह रहा है कि हम अपना दोस्ती तोड़ रहे हैं, हम दोस्ती तोड़ रहे हैं। किससे तोड़ रहे हैं, SO4 से, SO
4 से। तो CuSO4 है जो क्या कर रहा है कि CuSO4 से क्या हो रहा है, अपना दोस्ती तोड़ रहा है, तोड़ दिया, तोड़ के क्या हो गया, अलग हो गया। तो भाई अब इसका नया दोस्त कौन हो जाएगा, नया दोस्त, अब इसका नया दोस्त क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा, Fe हो जाएगा, यानी FeSO4 FeSO4 और Cu का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी बोलेंगे CuSO4 क्या था, पहले एक में था, दोस्त था, अब दोस्ती टूट गया, दोस्ती का हुआ, टूट गया। अब क्या हुआ, Cu किसके साथ दोस्ती कर लिया, तो Fe के साथ दोस्ती कर लिया, और क्या हो गया, एक ठो यौगिक बना लिया। Su का हो गया, अलग हो गया, यानी बाहर निकल गया, कोई दिक्कत। इसी को बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह बाबू हम आपको समझाए, समझ में आया होगा। यानी क्या बोलेंगे, यौगिक, तो यौगिक की बात किया है, उसमें उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह का होता है, टूटता है और दूसरे यौगिक में जाके विस्थापित हो जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया, अब देखिए उभय विस्थापन में जान रहे क्या होगा, इसमें दूगो टूटेगा, दूगो का होगा, दूगो अलग होगा, दूगो अलग अलग। इसमें क्या था बाबू, एगो अलग, बस में ना, एगो अलग, बस में ना। चलिए बताते हैं, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, अब प्लस यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, यहाँ पर x है, यहाँ पर b है, यहाँ पर प्लस ab। यानी क्या हो रहा है कि पहले a और b दोनों दोस्त है, ठीक है, अब फिर यहाँ पर क्या है, x y दोनों दोस्त है। क्या हो रहा है, ये दोनों का दोस्ती टूट गया, a b का, और x y का भी दोस्ती टूट गया। तो क्या हुआ ना कि जो पहले x y दोस्त है, ठीक है, और a और b दोनों दोस्त है, दोनों a b का भी दोस्ती टूटा और x y का भी दोस्ती टूटा। तो जान रहे फिर क्या हुआ कि जो b है ना, b वो जाके किससे दोस्ती कर लिया, x से दोस्ती कर लिया, ठीक है, और x भी बन गया। और y है ना जो, वो किससे दोस्ती कर लिया बाबू, वो a से दोस्ती कर लिया। तो इसका एक ठुका हो गया, यौगिक बन गया, बस में आ गया। इस तरह करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो बोलेंगे दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, आयनों का आदान प्रदान करते हैं और नए यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी इसके अंदर आयन का भी आदान प्रदान होगा। आयन बोले तो क्या, प्लस और माइनस, यानी धन और ऋण, इसका क्या होगा, आदान प्रदान होगा, ठीक है। अब NaCl प्लस AgNO3, तो क्या होगा कि NaCl और AgNO3, तो क्या हुआ है, Ag किसके साथ चल गया बाबू, Cl के साथ चल गया है, ठीक है, और Na किसके दोस्ती कर लिया है, दोस्ती तोड़ के ई कर लिया है, NaNO3 से कर लिया है। अब कैसे, अब बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। Na पर क्या होता है, प्लस, Cl पर क्या होता है, माइनस, Ag पर क्या होता है, प्लस, और Cl पर क्या होता है, NO3 पर क्या होता है, माइनस। अब देखिए क्या करेंगे कि प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा, अब माइनस किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ जाएगा, बस यही जान लीजिए। तो बोलिए AgCl के साथ गया और NaNO3 के साथ गया। तो बताइए, एक तो ये आयन यौगिक बना लिया, एक तो ये आयन यौगिक। अब इन तीर का चिन्ह नीचे बता रहे हैं, का अवक्षेप बन रहा है, AgCl का बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है नीचे। अगर ऊपर बताएगा यानी का बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो नीचे यानी का अवक्षेप बन रहा है, और NaNO3 बन रहा है, कोई दिक्कत, NaNO3 बन रहा है। अब बोलेंगे प्लस माइनस, तो बोलेंगे प्लस माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ, बस में आ गया। चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसको देखते हैं 6 नंबर और 7 नंबर। अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल में अवक्षेप बने उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaAgNO3, बताइए दोनों अभिक्रिया किया, तो हम नहीं बोले नीचे अवक्षेप बन रहा है, तो देखिए आइए ना, अवक्षेप बन रहा है, AgCl अवक्षेप बन रहा है ना, तो बोलिए अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया हुआ, ये दोनों मिला, क्या हुआ, नीचे अवक्षेप बन गया, तो अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल एवं भस्म अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है, उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल और भस्म, अम्ल यानी का उसके आगे H लगा रहेगा, H, ठीक है, अब भस्म यानी का पीछे का लगा रहेगा OH। अम्ल और भस्म ये दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, लवण बनाएगा, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। अब जो लवण बनाएगा वो इन दोनों से अलग होगा, इन दोनों से अलग होगा। अम्ल और भस्म से लवण का होगा बिल्कुल अलग होगा, ध्यान समझिएगा। अम्ल के आगे H लगा रहता है और भस्म के आगे OH लगा रहता है। अम्ल के आगे H लगा रहता है और भस्म के पीछे
OH लगा रहता है, ठीक है। आई दोनों आपस में मिलता है तो NaCl बनता है। NaCl बोले तो क्या लवण बनता है, और H2O बोले तो क्या जल बनता है। और अम्ल और भस्म ये दोनों से अलग कौन होता है तो लवण होता है। काहे लवण होता है, क्योंकि इसमें H नहीं रहता है और OH नहीं रहता है, ठीक है। और H2O का हो जाता है अलग हो जाता है, बस में है ना। तो इसी को क्या बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। अब इसके आगे चलते हैं, बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसके प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे बोलेंगे कि CO2 जल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन बनाते हैं, इसी को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, बस मेरा ना। तो मेरी बात समझिएगा, यानी बोलेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसका होना जरूरी है। तो क्या बनता है ग्लूकोज बनता है, और क्या बनता है ऑक्सीजन बनता है। कोई दिक्कत, बस में ना, ऑक्सीजन बनता है। इसी को क्या बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम में आता है, ये बायोलॉजी में भी पूछता है और आपका केमिस्ट्री में भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ लिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे ऑक्सीकारक एवं अकारक अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकारक एवं अकारक अभिक्रिया। ऑक्सीकारक अभिक्रिया किसे कहेंगे, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सी यानी ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सी रटिएगा भुला जाइएगा, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन मिलेगा, हाइड्रोजन का होगा निकलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे बोलेंगे कार्बन ऑक्सीजन, तो बोलिए कार्बन में जब ऑक्सीजन मिला है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, बोलिए ऑक्सीकरण है कि नहीं है ना। तो काहे है, तो कह दीजिएगा कि सर जी जान रहे हैं इसमें ऑक्सीजन मिला है, आप हमको बोले हैं कि जिस चीज में ऑक्सीजन मिलेगा उसको ऑक्सीकारक कहेंगे, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे ऑक्सीकारक के कहेंगे। कोई दिक्कत, ऑक्सीजन मिलेगा और हाइड्रोजन का होगा निकलेगा तो ऑक्सीकारक, ठीक है। इसके आगे तो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन निकलता है उसे अकारक कहते हैं, अकारक, ठीक है। तो बताइए हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो बताइए इसमें हाइड्रोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन ही ना मिल रहा है बाबू, इसमें हाइड्रोजन मिल रहा है। बाकी इसमें क्या था बाबू, इसमें क्या था ऑक्सीजन मिल रहा था, क्या मिल रहा था ऑक्सीजन। बाकी इसमें क्या हो रहा है कि आप लोगों को हाइड्रोजन मिल रहा है किसके साथ, तो क्लोरीन के साथ, तो क्या बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। अम्ल का है कहेंगे कि पीछे का है, आगे का है H है। हम क्या बोले थे, अगर आगे H रहेगा तो हम क्या बोलते हैं अम्ल बोलते हैं, और पीछे OH रहेगा तो हम भस्म बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे तो ऑक्सीकारक एवं अकारक भी क्लियर कर दिए, ठीक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी क्लियर कर दिए। अब दहन एवं ज्वाला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दहन और ज्वाला। दहन किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश दे, यानी जब भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन के जलने पर, यानी जब भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले तो क्या दे ऊष्मा और प्रकाश दे, तो उसे हम दहन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का होगा आपस में मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऊष्मा निकलेगा और प्रकाश निकलेगा, इसी को क्या कहेंगे दहन कहेंगे। जलने वाले पदार्थ को हम बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ या दहनशील पदार्थ, ठीक है। जो जलेगा उसको ज्वलनशील पदार्थ या दहनशील पदार्थ। जलने वाले नहीं पदार्थ को क्या बोलते हैं अज्वलनशील पदार्थ। जलने वाले पदार्थ को दहनशील या पदार्थ बोलते हैं यानी ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं, और जलने वाले नहीं पदार्थ को क्या बोलते हैं अदहनशील पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। बस में ना। तो अब आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि दहनशील यानी ज्वलनशील का किसको बोलेंगे, यानी बोलेंगे हम लकड़ी को बोलेंगे, ठीक है, लकड़ी बोलेंगे। और जबकि बोलेंगे जलने वाले नहीं पदार्थ का बोलेंगे पत्थर को जला दीजिएगा आप, ईटा पत्थर ये सब का होगा, ये सब बोलेंगे अदहनशील। और मोमबत्ती बोलेंगे, ठीक है, और कागज बोलेंगे, ये सब का है जलने वाले पदार्थ है, यानी का है ज्वलनशील यानी दहनशील। अब इसके आगे देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्त, यानी जो दहन होगा, दहन का जो प्रक्रिया होगा वो उसके लिए क्या है, मैंने क्या शर्त रहना चाहिए, तो दहनशील पदार्थ का उपस्थिति, दहन के पोषण के पदार्थ की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट करता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। दहन का पोषण पदार्थ की उपस्थिति, यानी कौन सा मैंने पोषण मैंने पदार्थ की उपस्थिति है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ये सब क्या है आवश्यक पदार्थ के शर्त, दहनशील एवं ज्वाला ये बता दिए, ठीक है।
दहनशील और ज्वाला एवं ज्वाला, ज्वाला नहीं बताए होंगे तो समझ लीजिए एक बार, ठीक है। और मोमबत्ती के ज्वाला की ज्वाला सभी दहनशील जैसे जलने वाले ज्वाला उत्पन्न करती है। बात समझिएगा, सभी दहनशील यानी जलने वाले पदार्थ गैस जलने पर, ठीक है, ज्वाला उत्पन्न करती है, किंतु ये ठोस एवं द्रव ईंधन के ही जलने पर ज्यादा उत्पन्न कर सकते हैं। जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनते हैं, उदाहरण के लिए केरोसिन एक द्रव है जो गर्म किए जाने पर वाष्प देता है, और इस प्रकार मोम एक ईंधन है जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनता है, अतः केरोसिन को मोम जलाने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ईंधन के को वायु को में जलाकर ज्वाला पैदा की जाती है। ज्वाला की प्रकृति की इस बात पर निर्भर करती है कि उस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन कितना भाग ईंधन के जलने में सहायक है। लिख लीजिएगा, ठीक है। बस मैं ना एक बार पढ़ लिए, एक बार ध्यान से इसको आप लोग एक बार पढ़कर इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते। मोमबत्ती के ज्वाला बताए थे ना, मोमबत्ती के ज्वाला, तो देख लीजिए मोमबत्ती का ज्वाला यानी मोमबत्ती का ऐसा हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि प्रकाशहीन मंडल, बाहर वाला मंडल को प्रकाशहीन मंडल बोलते हैं, बीच वाला मंडल को प्रकाश मंडल बोलते हैं, प्रकाशमान बोलते हैं, मंडल बोलते हैं, और फिर क्या बोलते हैं इसके बीच वाला मान को क्या बोलते हैं, केंद्रीय मंडल बोलते हैं। यानी तीनों भाग बोल दिए, समझिएगा। बाहर वाला भाग को क्या बोलते हैं, प्रकाशहीन मंडल बोलते हैं, और उसके बाद वाला मंडल को क्या बोलते हैं, प्रकाशमान मंडल बोलते हैं, और बीच वाला मान को क्या बोलते हैं, केंद्रीय मंडल बोलते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि बनावट बोल दिया है, अब लाइन बाय लाइन। केंद्रीय मंडल यह नीला होता है, बोलेगा नीला होता है, कौन मंडल नीला होता है, तो बोलेंगे केंद्रीय मंडल नीला होता है। इसमें बिना जले हुए मोम वाष्प देते हैं। ये बत्ती को घेरे रखता है और दहन की क्रिया नहीं होती है, इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, और वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, और ये अदहन का क्षेत्र होता है। तो ये पूछा जाएगा कि कौन सा क्षेत्र अदहन का होता है, तो क्या बोलिएगा, केंद्रीय मंडल, ठीक है। इसके बाद बोलेंगे प्रकाश मंडल। इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम वाष्प के रूप में अपूर्ण दहन होता है, और इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं, और ये ज्वाला के सबसे बड़ा भाग होता है। अब बोलेगा कि ज्वाला का मोमबत्ती में कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है, तो क्या बोलिएगा आप कि प्रकाश मंडल होता है। इस तरह देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव भी। प्रकाशहीन मंडल, इस भाग में मोम वाष्प के रूप में पूर्ण दहन होता है और ऑक्सीजन की अपूर्ण प्राप्ति होती है। इस ज्वाला को सबसे गर्म भाग होता है। यानी बोलेगा सबसे गर्म भाग कौन सा होता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप बोल दीजिएगा प्रकाशहीन मंडल होता है, ठीक है। ये तीनों क्लियर करा दिए आप लोग मोमबत्ती से, आप लोग इसको भी जाके देख लीजिए। वीडियो में है जितना भी है आप लोग को ये टॉपिक, उस सब आप लोग को क्लियर करा दिए। अब बस एक टॉपिक बच रहा है, उसको भी क्लियर करा दे।